गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक मेन लेक्चर का, एक जो मेन अपना स्टडी प्लान है उसका एक आखिरी पार्ट है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे और चंक्स बचेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड आपकी नज़रों में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो देखिए आपको क्यों ये कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि द नेम ऑफ द टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। शॉर्ट में इसको आप लोग एमओटी कहते होंगे। आपने कहा अच्छी बात है सर। बहुत आराम आराम से देखना है इस लेक्चर को और हर एक लेक्चर को, क्योंकि यहाँ आप सीखने के लिए आए हो। बहुत प्यार से देखिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अगर आपसे कोई पूछे कि दिस थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, कि इस थियरी को प्रतिपादित करने का विचार किसके मन में आया, तो आप कहेंगे द नेम वाज एफ हंड एंड आर एस म्यूलिकन। ये हंड कौन है? ये जो नाम लिखा हुआ है ये है कौन से वाले? तो ये हैं आपके वही हंड्स रूल वाले। और ये सेकेंड आर एस म्यूलिकन, याद होगा आपको शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करते हैं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, जो ऑर्बिटल समान एनर्जी लेवल पे होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग करवाते हैं। और ये आर एस म्यूलिकन है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल वाले। खैर उधर नहीं जाना है हम लोग को मेन पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इट वाज गिवन बाय एफ हंट एंड आर एस म्यूलिकन। अब आगे बढ़ते हैं कि सर दूसरा सवाल मन में आता है कि हम लोग को आवश्यकता क्या थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, वाई एमओटी। वीवीटी था ही हमारे पास, और भी एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे। तो क्यों जरूरत पड़ी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तक पहुंचने की? बहुत अच्छी बात है। तो आप शुरू कर सकते हैं कि भैया पहली बात तो यही है कि टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर, टू एक्सप्लेन द वीवीटीज लिमिटेशंस, मतलब वीवीटी के अंदर जितने भी लिमिटेशंस थे उनको दूर करने के लिए हम लोग को लाना पड़ा एमओटी को। सर वीवीटी तो शुरुआत में पढ़ा था। अच्छा देखो ना, सब 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 चीजें एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। सेकंड बात कि वीवीटी के लिमिटेशन को दूर करने के लिए तो कौन से लिमिटेशन? पहली बात है कि वीवीटी was unable to explain, VVT was unable to explain the fractional bond order, the fractional बॉन्ड ऑर्डर। मतलब वीवीटी का कहना था कि जब ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये सारे होल नंबर्स हैं। बट कई बार हमको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया था, याद करिए, जिसको हमने रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन किया था। बट रेजोनेंस के साथ अगर एमओटी भी वही आंसर दे तो इसका मतलब कंप्लीटली क्लैरिफाई हो जाएगा और हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो आपने कहा अच्छी बात है सर। थर्ड बात कि सर द कलर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए अलग अलग चीजों में जो कलर होता है केमिकल एंटिटीज में, वो अलग अलग वजहों से होता है। जैसे कि एटम्स आर कलर्ड, कि मानिए कोई मेटल का एटम है या कोई मेटल का सरफेस है, वो कलर्ड क्यों दिखता है आपको? तो मेटल का सरफेस कलर्ड इसलिए दिखता है क्योंकि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके पूरे सरफेस पे ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। तो ड्यू टू द ऑक्सीलेशंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द सरफेस ऑफ द मेटल्स आर शाइनी, और वी कैन से दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ लस्टर, और उसके पास कोई कलर होता है। आयंस क्यों कलर्ड होते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से आयंस कलर्ड होते हैं। कंपाउंड्स क्यों कलर्ड होते हैं? तो कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होते हैं। जैसे कभी आपने सुना हो कि पोटेशियम परमैग्नेट जो पर्पल कलर का होता है वो क्यों होता है सर? तो पोटेशियम परमैग्नेट में लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। लिगेंड जो कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और जो सेंट्रल एटम है वो है मैंगनीज। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी क्या होता है आपका? कंपाउंड कलर्ड होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्यों कलर्ड होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। आपने कहा सर अच्छी बात है, आगे बढ़िए। चलिए, तो द कलर ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि द पैरामैग्नेटिक
द पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने कहा हाँ, ये भी बात वीवीटी नहीं बता पा रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द में कोई पूछे YMOT, आप कहेंगे टू एक्सप्लेन द VBT's लिमिटेशंस, कि VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी के जितने भी लिमिटेशन थे उनको दूर करने के लिए हम लोग बहुत ही आराम से लेकर के आए किसको, MOT को। दूसरी बात कि कौन कौन से एक्चुअल लिमिटेशन थे, तो आप कहेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात। दूसरी बात, द कलर ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, कि भैया मॉलिक्यूल के अंदर कलर क्यों होता है। मैंने अभी आपको कहा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को लगता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि वो विजिबल रेडिएशन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और हाई एनर्जी लेवल पे जाए, और जब वहां से वो डी एक्साइट होकर वापस आ रहा होगा तो वो एक वेवलेंथ एमिट करेगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो ये जानते हैं। लेकिन भैया अगर जो आगे वाला ऑर्बिटल है उसके और जहां वो इलेक्ट्रॉन था उसके बीच का एनर्जी गैप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो, तो कैसे फिर ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। तो आप कहेंगे हाँ ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर देखो NO मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं, 8। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑड नंबर है। इसके बाद भी NO मॉलिक्यूल वाज फाउंड कलरलेस। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अब ये पाई और पाई स्टार क्या है थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे sp-df आपने पढ़ा होगा, 1s2s2p पढ़ा होगा, तो ये 1s2s2p आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन ये किसके ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूल के, इसलिए इनका नाम अलग है। तो पाई टू पाई ट्रांजिशन इज रिस्ट्रिक्टेड, ये इसको परमिशन नहीं है। दैट्स वाई NO इज कलरलेस। NO इज कलरलेस, आपने कहा बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो NO कलरलेस है। सेकंड मैंने बोला कि आपने सुना होगा कि O2 भैया इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इवन इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद भी इसका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, मींस इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। This molecule is weakly attracted by the magnetic field. That's why we can say the paramagnetic and diamagnetic behavior of the molecules was also not explained on the basis of VBT. तो यही मेन 4 रीजन थे। और अगर आप देखो यहाँ पे VBT was unable to explain the fractional bond order, the color of the different molecules and the paramagnetic and diamagnetic nature of the molecule। जब ये 3 पॉइंट जान गए हो तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है एंड कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा है। समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी किसी की कम तो किसी की ज्यादा क्यों है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर भी। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके देता है कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूं आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना मींस बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं होता है। वो ट्रिक सिखा रहे हैं आप, कोई बाबा ट्रिक सिखा रहा है, कोई चाचा ट्रिक सिखा रहा है, मतलब बीए वाला, हाँ, कोई नंबर्स लिख करके बॉन्ड ऑर्डर। देखो दीज आर जस्ट द ट्रिक्स, एंड ट्रिक तभी काम करते हैं जब क्वेश्चन उनके अनुसार आते हैं। हर जगह पर ट्रिक्स आर नॉट एप्लीकेबल, बट द कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, माइंड इट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए MOT पढ़ा कैसे जाता है। आपने कहा ठीक है ये बातें समझ गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा डीप में घुसने वाले हैं। पहले तो ये समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब VBT हमारे पास था देन वाई MOT। तो हमने थोड़ा सा देखा है कि MOT को क्यों लाया गया। अगर आप अब यहाँ पर सामने में दोनों का डिफरेंसेस देखें, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखिए VBT के किसी भी फाइंडिंग को, VBT के किसी भी पोस्टुलेट को, VBT की किसी भी धारणा को MOT
डिफाई नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि वीवीटी गलत है, बस उसमें कुछ एड ऑन करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वीवीटी जितने भी लॉज फॉलो होते थे वहां पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, समान फेज वाले वेव ओवरलैप करते हैं, एक पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव से ही ओवरलैप करता है, ओवरलैपिंग एरिया इतना होना चाहिए तो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल बन जाएगा। ये सारी बातें यहाँ भी वैलिड है, बट उसके साथ साथ कुछ एड ऑन करता है एमओटी। ध्यान से देखिएगा, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और बहुत ही ध्यान से इसके डिफरेंसेस को आप देखेंगे। ये वीवीटी कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब आफ्टर बॉन्डिंग भी इनका जो ऑर्बिटल होगा वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये अपने आइडेंटिटी को नहीं रिटेन देयर आइडेंटिटी। आपने कहा सर अच्छी बात है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्लैरिटी कब मिलेगी सर? थर्ड पॉइंट के बाद। देखिए यहीं पर सेकेंड पॉइंट कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूनिसेंट्रिक इन नेचर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूनिसेंट्रिक इन नेचर। तो आपने कहा कि बात सही है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल होता है वो एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। लेकिन यहां पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। अच्छा, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, देखिए इसका मतलब। और थर्ड पॉइंट के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि वीवीटी कहता है कि अगर एओ में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक ही बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। बीएमओ चाहे सिग्मा बने चाहे पाई बने। आपको याद होगा कि अगर हम एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप कराते हैं प्लस को प्लस के साथ, आपने कहा ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा तो हमें जो मानिए ये पी जेड है और ये पी जेड है, तो याद करिए कि वी विल बी गेटिंग व्हाट मेरे बच्चों, यहाँ पर एक कॉमन एरिया आपको मिल जाएगा ओवरलैपिंग का, और हम लोग इसको कहेंगे कि पी जेड सिग्मा हमें मिला है। लेकिन ये कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कि व्हेनेवर bonding orbitals will overlap, we will get two orbitals. One will be bonding molecular orbital, short में लिख रहा हूँ BMO, and one will be ABMO, anti bonding molecular orbital। और यहीं से कहानी चालू हो जाती है। सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरी बात को अभी सुन लें। मैं ये बात थोड़ी देर के बाद कहने वाला था, बट अभी सुन लो। जब आपको एक इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को सजाना होता है एज पर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो आप क्या करते हो? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सहारा लेते हो। मैं याद दिला देता हूं आपको, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए गए हैं, भरे हुए हैं, उसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो आपका जवाब था सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उस पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड है वो आप देखना चाहते हैं, एक ही बार में देखना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। जो एटम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है वही मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन करता है। अब उसके रूल्स कुछ है तो वो रूल्स हम समझ लेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। जैसे वहां होते थे एसपीडीएफ, यहाँ होंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चलिए, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो बिना स्टार के दिखाए जाते हैं और एबीएमओज के ऊपर स्टार लगा होता है। इससे ये पहचान में आते हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपने कहा ठीक है, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी यहाँ दिखा देता हूं, अगर आप समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो आगे पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी डिटेल में। ये क्या बात हुई सर? मान लीजिए कि हमारा एक ऑर्बिटल है, ये मान लो कि P है, ये P x है,
और एक दूसरा ऑर्बिटल ये पी एक्स है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने वाले हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिंपल सी बात है। ये ओवरलैप कैसा है, एक्सियल या साइडवेज? तो आप कहेंगे सर साइडवेज ओवरलैप है, पाई बॉन्ड बनना चाहिए। तो देखो यहां पर ये दोनों मिल करके, ये जो सेम सेम फेज है, ये मिल करके कुछ ऐसा, ये जो काजू के शेप जैसा आपको दिख रहा है ऐसा बन जाएगा कुछ, और दोनों के पॉजिटिव, ये इससे ऐसे मुंह मिला लिया मान लो ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। आपने कहा ठीक है। और इसके साथ ही जो नीचे वाला सेम फेज है, ये इसके साथ इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके साथ इस तरह से ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर माइनस बन गया, और बीच में देखो एक नोडल प्लेन आ गया। अगर आप समझ पाए हैं तो समान फेज ऑफ द वेव ओवरलैप करते हैं तो हम इसको कौन सा इंटरफेरेंस कहते हैं? तो आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मेरे पास वहां जगह नहीं है तो मैं इधर बनाता हूं, इधर बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कहा अच्छी बात है, थर्ड पॉइंट को मैं हटा रहा हूं यहां से। चलिए, तो जब मैं यहाँ पर, अब देखो जरा, मैं अगर इसी में, तो ये जो ऑर्बिटल बना ना बच्चा पी एक्स को, तो इसको मैं नाम दूंगा पाई टू पी एक्स। दिस ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड पाई टू पी एक्स। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये अपना एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब आप खुद बताओ मुझे कि क्या एक पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव नेगेटिव फेज ऑफ द वेव से मिलेगा? आपने कहा नहीं सर, वेव तभी कंबाइन होंगे कंस्ट्रक्टिवली, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब सेम फेज ऑफ द वेव ओवरलैप करे। यहाँ ऑपोजिट फेज ऑफ द वेव ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, स्प्लिटिंग होगी। तो देखो जरा, इसको देखो, ये इसके सामने आया और उछल के दूर जा गिरा, जैसे एक पोल ऑफ द मैग्नेट समान पोल को रिपेल करता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर इसको मैं मिटाऊं, थोड़ा सा मैं और जगह लूंगा, देखिए थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये पॉजिटिव वेव फेज, ये दूसरा पॉजिटिव, देखिए ये दूसरी तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इस पॉजिटिव के सामने भी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये वाला निगेटिव इधर और ये वाला निगेटिव इधर। अब आप शायद खेल समझ गए। अब यहाँ कितने नोडल प्लेन बनेंगे बच्चों? अब यहाँ पर दो नोडल प्लेन बनेंगे। एक नोडल प्लेन ये वाला जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, और एक नोडल प्लेन ये वाला जो आप देख रहे हो वर्टिकल। इस तरह से हैचिंग कर रहा हूं मैं ताकि आपको वर्टिकली दिखे, और इसकी हैचिंग मैं ऐसे ही कर देता हूँ तो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है। आपने कहा अच्छी बात है। तो यहाँ जो इंटरफेरेंस हुआ उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो जब ओवरलैप करेंगे तो एक जगह पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सी आई, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बीएमओज बनेंगे। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया डी आई तो एबीएमओज बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। अब आप सारे पॉइंट्स को जरा रिकॉल करिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल रिटेन देयर आइडेंटिटी। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल वीवीटी के थ्रू बॉन्ड बनाते थे तो आपको साफ साफ दिखता था पी पी सिग्मा, तो दोनों पी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेटे हुए हैं और वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एस एस सिग्मा, तो दिखता था कि वो एस और एस से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। इसको देख करके आप क्या ही अंदाजा लगा लोगे कि किससे बना हुआ है? तो पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी। आपने कहा अच्छी बात है, इन एमओटी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूनिट सेंट्रिक इन नेचर, मतलब एक ही सेंटर के बाद जो क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, बट इसमें ऐसा नहीं है। दे आर पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा सेंटर के अबाउट क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलते हैं, यहां मैं दिखा भी देता हूं थर्ड पॉइंट। वीवीटी कहता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो, सॉरी यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ना लिखो यार, एओ लिखो, अच्छा दिखेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो आपको दो तरह के नहीं, एक ही तरह के ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा, या इसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ एबीएमओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीएमओ इज देयर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बहुत आराम से समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो डिफरेंस हमने समझ लिया है
कि वीवीटी और एमओटी के बीच का अंतर क्या है और वीवीटी को क्यों जरूरत पड़ी एमओटी की। आपने कहा अच्छी बात है। अब मैंने जो एक बात कहा था आपको कि जब जब जो मॉलिक्यूल है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेगा, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लीजिए कि आपका एक वेव कुछ ऐसा है, दिस इज वन ऑफ योर वेव्स, ठीक है, और इस वेव का अगर मैं इसको स्टेट बना पाऊं तो अच्छी बात है। देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। आपने कहा अच्छी बात है, मैं बस एक फील के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा वेव भी ऐसा ही आ गया इसके साथ इंटरफेयर करने के लिए। तो पहला वाला देखिए पॉजिटिव क्रेस्ट, यहाँ ट्रफ निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आप खुद हमको बताइए कि क्या ये दोनों वेव समान फेज में है। आप कहेंगे यस, दीज आर हैविंग द सेम फेज, जहां इसका पॉजिटिव है वहां इसका पॉजिटिव, जहां इसका निगेटिव इसका निगेटिव। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो जो इंटरफेरेंस होगा उसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जो वेव फेज है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, यानी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने वाला रीजन बढ़ चुका है। आपने कहा अच्छी बात है। अब इसका दूसरा केस इमेजिन करिए, एक वेव तो ऐसा हो जैसा आपने अभी अभी देखा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और दूसरा जो वेव इसके साथ ओवरलैप करने आ रहा है वो ऐसा हो, इसके फेज जो हैं वो थोड़े अलग हों, तो आप कहेंगे कि हाँ सर बात तो सही है। जैसे मान लो इसका पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो जहां पर इसका पॉजिटिव है वहां इस वेव का देखो निगेटिव है, उस जोन में, उस एंगल के बीच में, और जहां पर इसका निगेटिव है वहां इसका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों वेव जब इंटरफेरेंस करेंगे तो इसी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बना इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बना इसको हम कहेंगे एबीएमओ। आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर क्या जो इलेक्ट्रॉन के वेव होते हैं क्या वो ऐसे ही दिखते हैं, ये साइन कोसाइन वेव की तरह? नहीं, एक्चुअल में जो पिक्चर है वो भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव है, दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल वेव फ्रंट। ये सारे कोनिकल वेव्स के फॉर्म में लाई करते हैं। तो जब ये दोनों मिलेगा तो ये जो रिजल्टिंग वेव बनेगा ये कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। देखिए इन दोनों का, ये एक वेव था, ये एक वेव था, पॉजिटिव वेव फेज कोनिकल, और ये दोनों मिला तो देखिए पॉजिटिव वेव फेज का जो एरिया था वो बढ़ गया है, और यहाँ पर इसलिए हम इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है। दूसरा देखिए, एक पॉजिटिव वेव फेज मिले हमें और दूसरा जिससे ओवरलैप करना है वो निगेटिव वेव फेज मिल जाए, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये जो वेव है ये कुछ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय और छोटा हो जाएगा। तो आपने कहा सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमें बस इतना कहता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको हम एबीएमओज कह रहे हैं, जो कि एनर्जी में ज्यादा होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी में कम होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर इसका कोई नाम है क्या? इज देयर इन एनी नेम टू दिस? तो मैं इसका नाम भी दूंगा और इसका मैथमेटिकल रूप भी आपको थोड़ा दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें कि सर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो फीलिंग होती है वो तो आपने दे दी कि भैया समान फेज ऑफ द वेव सामने आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर असमान फेज ऑफ द वेव सामने आएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छी बात है। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। आपने सुना होगा एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में साई, याद करिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, साई इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अगर साई ए प्लस साई बी मिलता है तो साई ए प्लस साई बी मिलके इसका सम नहीं होता है, ये साई ए प्लस साई बी मिलके इसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर आप देखें साई ए स्क्वायर प्लस साई बी
स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, यानी ये जो एक एक्स्ट्रा आपको मिला है, द एक्स्ट्रा पार्ट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप बात को समझ चुके हैं कि अगर मैं यहाँ दो वेव फेज अपोजिट फेज वाले को मिलाऊं तो ये दोनों मिलके साई ए माइनस साई बी के स्क्वायर के रूप में जाएगा, और साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर तो होगा ही, माइनस 2 साई ए साई बी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ द वेव है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंस वाला पार्ट ऑफ द वेव है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाती है। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनते, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर नॉट बीएमओज, दे आर एक्चुअल में एबीएमओज। आपने कहा अच्छी बात, अच्छी बात। और दिस होल द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको मैं अभी शॉर्ट में एओ लिख रहा था, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म the molecular orbitals are as per the principle of, ये सारी जो बातें आप पढ़ रहे थे ये किसके अनुसार हो रही थी, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ LCAO, और इस प्रक्रिया को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से। आपने कहा ठीक है सर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे एज पर एमओटी। VVT कहता था कि एक ही ऑर्बिटल बनेगा, एमओटी कहता है कि दो बनेंगे। एक तो बनेगा ही जो VVT बोलता था, बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बट एक और बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपने कहा अच्छी बात है सर। बीएमओ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा तो एबीएमओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा यार, ये आपने अपने लाइव जीवन में भी इसका अनुभव किया होगा कि आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले की आवाज पर्टिकुलरली आ रही है, लेकिन आपकी आवाज उसको नहीं जा रही है। ठीक है, तो वो उधर से हेलो 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 कर रहा है, और आप जैसे ही 2-4 कदम भी आगे बढ़ जाते हो तो उसको आवाज सुनाई देने लगती है। इसका मतलब अब जिस पॉइंट पे खड़े थे उस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव था उतना ही निगेटिव फेज ऑफ द वेव था। तो जो क्यों सर, क्योंकि ये भी तो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही खेल है जो आप बात कर पाते हो किसी से मोबाइल के थ्रू। तो अगर उस पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट 0 था तो आपकी आवाज उनको सुनाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप 2 कदम आगे बढ़ जाते हो फिर से उनको आवाज जाने लगती है। तो दिस इज इंटरफेरेंस, है ना। जब आप खड़े थे आवाज नहीं जा रही थी तो वहां पर आप ऐसे पॉइंट पे खड़े थे जहां पर जितना पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव की इंटेंसिटी थी उतने ही निगेटिव फेज ऑफ द वेव की इंटेंसिटी थी, मतलब दो ऑपोजिट फेज ऑफ द वेव कंबाइन हो रहे थे। तो आपने कहा अच्छी बात है सर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। और आखिरी में कुछ भी और शुरू करने से पहले मैं क्लैरिटी दिमाग में लाना चाहता हूं। सर क्या लाना चाहते हो? तो देखिए, अगर मैं बात करूं एटम्स की और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं, चलिए। तो आपको इसके लिए क्या लिखना पड़ता है सर? तो आप कहेंगे सर हम लोग को लिखना पड़ता है एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिव्स अस द आइडिया ऑफ, कन्फिग्रेशन गिव्स अस द आइडिया how electrons are filled, how electrons are filled inside an atom, inside an atom, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड है ये हमको कौन बताता है? तो ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता है। लेकिन दुनिया में एटम को ही पढ़ना तो नहीं है, हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ना है। बिल्कुल सर पढ़ना है। तो मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम करें तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, how electrons are distributed is explained by molecular orbital configuration। आप जो MOC लिखते हो यहां पर हम कौन से सबसेल वगैरह का ऑर्बिटल का यूज करते हैं, S P D F एक्सेट्रा,
यहां पर करते हैं हम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सब चर्चा करेंगे। पाई 2px पाई 2py इस तरह से। तो नाम अलग अलग हो गए ना भाई, पहले हम रटा करते थे एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपी, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया करते थे और प्रिंसिपल के हिसाब से एनर्जी को ऑर्डर में अरेंज करके, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है हमको पता चल जाता था। बट हमें पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ देखना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते, देन वी हैव टू राइट दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर। और ये जैसे ये एसएसपी एसपीएस कहां से आया था, एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपी ये कहां से आया था, ये भी भैया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है। हर ऑर्बिटल की एनर्जी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है। ऑफबाउ प्रिंसिपल, जिसका मतलब ऑफबाउ वर्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि अरेंजमेंट किस तरह से है। आता वैसे नहीं आता, एक्सपेरिमेंट से। इसी तरह जैसे आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ा, वैसे ही आपको मॉलिक्यूल के लिए भी ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा। और इसलिए जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना है, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद आप जितने भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे उसके लिए हर बार आपको नया ऑर्डर लाना पड़ेगा बाय एक्सपेरिमेंट। दैट्स वाई हमको 20 इलेक्ट्रॉन तक ही पढ़ना है। देखिए जरा आगे आते हैं, जहां से आप इस टॉपिक को समझते हैं जानते हैं वो जगह पे हम पहुंच रहे हैं। आपने कहा अच्छी बात, पहुंचिए, तो चलिए धराधर पहुंचा जाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, बहुत सुंदर बात। चलिए आइए देखते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि आपको लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कन्फिग्रेशन। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिखना है। तो हमने बोला कि हमें टोटल कहां तक लिखना है सिलेबस के अनुसार, तो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक। इसके आगे हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हर बार नया ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मैं एग्जांपल भी दूंगा क्यों और कैसे। तो इस 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक में दो तरह का केस बनता है। एक तो है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहिए या जो एटॉमिक नंबर हो ये इक्वल टू और लेस देन क्या हो जाए, 7 हो जाए, कि 14 एटॉमिक नंबर तक आप लिख सकते हो। दूसरा है Z ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आप Z से भी याद रख सकते हो, Z ग्रेटर देन 7 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब दो एटम के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? या इसको लिख सकते हो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दोनों के लिए एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकाला गया और हमको सिर्फ याद रखना है। क्या है सर बताइए। पहले एक बात मैं यहां लिखूंगा जो थोड़ा सा आपको कम जगहों पे दिखाई देगा, कि अगर Z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 होती है तो सारे ऑर्बिटल छोटे होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में sp मिक्सिंग इज अलाउड। तो ऐसे केस में sp मिक्सिंग अलाउड होगी। और इफ sp मिक्सिंग इज अलाउड देन व्हाट, देन sp मिक्सिंग का जो एक्सटेंट होता है, sp मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप। कौन से एनर्जी गैप की बात कर रहे हो सर, बताते हैं भैया, काहे हड़बड़ा रहे हो। आपने कहा ठीक है। जैसे ये ऑर्डर लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन वाले में मैं एक एटम के लिए कह रहा हूं, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा 14, दो एटम आएंगे तो 14। आपने बोला ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये जो ऑर्डर होता है ये होता है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑर्डर। यहां सर इक्वल टू क्यों है, यहाँ इक्वल टू है क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल में डिजेनरेसी है। डिजेनरेसी मतलब ये दोनों ऑर्बिटल समान एनर्जी लेवल पे हैं। तो जैसे हम p सबसेल में करते थे, डी एंड एफ में करते थे कि पहले सिंगली फिल करेंगे देन दूसरा दूसरा, यानी कि पेयरिंग करेंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे देन वी विल
बी पेयरिंग। आपने बोला अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। यहां पर देखो सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz के अंदर गैप ज्यादा है, sp मिक्सिंग ज्यादा तो एनर्जी गैप ज्यादा। तो सर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या z ग्रेटर देन 7 में क्या करना होता है? तो आप कहेंगे कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में अभी भी सिग्मा स्टार 2pz रहेगा। जरा गौर से देखें, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में लेस गैप है, तो इसका मतलब हो गया कि इन केस ऑफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन केस ऑफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन system sp mixing is not allowed, mixing is not allowed, not allowed। बहुत आराम से, सबसे पहला काम तो यही है सर कि आप इनको ये दोनों ऑर्डर्स याद करने पड़ेंगे। जैसे वहां याद करते थे एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपी, उसी तरीके से यहाँ सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी में कौन है बच्चा? सिग्मा स्टार 1s, फिर कौन है? फिर ये है, फिर ये है, ये दोनों समान एनर्जी लेवल पे, फिर इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी वहां भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो एक ऑर्बिटल वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, यहाँ भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बेहतर, आपने कहा अच्छी बात है सर, कुछ करके दिखाइए। तो कुछ करने से पहले एक बहुत जरूरी बात है, आप देखो कि इस सीरीज का उपयोग हम लोग करेंगे क्या निकालने के लिए? तो वी विल बी फाइंडिंग द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इंटू NB माइनस Na, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपने कहा अच्छी बात, सुंदर बात। तो जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग है, जिसपे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, हाँ या ना? ठीक है सर। तो याद रखिएगा कि sp मिक्सिंग बोलता है क्या कि इसमें sp मिक्सिंग अलाउड है, लेकिन मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2-2। आपने कहा अच्छी बात है सर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से, पहले आप इस ऑर्डर को याद रखने की थोड़ा सा कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि sp मिक्सिंग क्यों हो रही है, क्योंकि z एटम छोटे छोटे हैं, तो उनके ऑर्बिटल अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं। तो जितने अच्छी मिक्सिंग होगी एनर्जी गैप उतना ज्यादा बढ़ेगा। और इसी का एक एग्जाम्पल है CO+, जिसमें न ये ऑर्डर फॉलो होता है न ये ऑर्डर, मिक्सिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर रूल के हिसाब से आना चाहिए था 2.5, बट आ जाता है 3.5। ये बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस रूल को भी नहीं फॉलो करता भाई। अब समझ में आ रहा है आपको कि व्हाई वी हैव टू स्टडी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, क्योंकि इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे एवरी टाइम हमको एक नया ऑर्डर चाहिए होगा इन ऑर्बिटल्स का। कहां से लाते हैं? स्पेक्ट्रो केमिकल डेटा की मदद से साइंटिस्ट इसको डिराइव करते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी ज्यादा है। ये हमें नहीं करना है। आपने कहा अच्छी बात। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हम लोग के पास जगह बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं, जो सिखाने का प्रयास है उसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा। दोनों में ही आपने देखा है कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s ये दोनों में समान है। आपने कहा अच्छी बात है सर। देखिए मैं यहाँ क्या समझा रहा था पिछले उसमें आपको एग्जांपल में, कि अगर मैं बात करूं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद यहाँ पर आ जाया करता था पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद आता था सिग्मा 2pz, यही हुआ करता था। आपने कहा दूसरे वाले पार्ट में देखो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन में या z ग्रेटर देन 7 में भी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये तो समान ही हुआ करता था। फिर सिग्मा 2pz आ जाता था,
फिर पाई टू पी एक्स इजिकल टू पाई टू पी वाई। सर आप दो चार ऑर्बिटल छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, छोड़ सकते हो। मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक लाइन का मतलब समझा सकूं। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है इससे। मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 8 हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 8 हो, तो चाहे इस ऑर्डर में आप जाओ और चाहे इस ऑर्डर में आप जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे आप 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मान लीजिए कि आपका ऑर्डर, आपका जो मॉलिक्यूल है वो Be2 है और आपसे पूछा कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए Be2 का, तो Be2 में बेरिलियम में एक बेरिलियम होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? आप कहेंगे सर 4 होते। अगर यहाँ पर 2 बेरिलियम है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने कहा अच्छी बात है। यहाँ भी देखिए बेरिलियम होगा Be2 तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई? आपने कहा यस। तो एक्चुअल में क्या मैंने आपको बताया कि Z <7 में sp मिक्सिंग अलाउड होती है। आप कहेंगे बिल्कुल होती है सर, लेकिन भैया चाहे अलाउड हो और चाहे ना हो, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, Nb माइनस Na। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार में भी 2, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार में, यहाँ भी तो सेम ही ना हो जाएगा जी। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, चाहे sp मिक्सिंग हो रही हो, चाहे sp मिक्सिंग ना हो रही हो, इसलिए याद रखिएगा कि कभी कभी लिख देता है कि किस में sp मिक्सिंग नहीं होगी, और उसका आंसर Be2 भी दिया हो सकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब तक है, मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, मान लीजिए He2 मॉलिक्यूल है, अच्छा, इसमें भी sp मिक्सिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यहाँ 2 हीलियम है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें भरोगे बस आप, तो यहाँ भी तो सेम ही भरोगे। मैं अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि sp मिक्सिंग नॉट अलाउड बोले तो भी आप इन दोनों ऑप्शंस को या 8 इलेक्ट्रॉन वाले से किसी भी कम को ऐसा कह सकते हो कि उसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि sp मिक्सिंग वैसे तो हो रही है, लेकिन होने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके बॉन्ड ऑर्डर पर। चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा आराम आराम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चंस के थ्रू आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बेसिक में जो बताने का प्रयास किया है उसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। मान लीजिए पूछा आपसे क्वेश्चन में कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, 7 से कम है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर 7 से कम है एटॉमिक नंबर, 7 से कम है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा सर? तो आपको लिखना पड़ेगा छोटा वाला ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2pz। देखिए हमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 12। तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, या लिख भी सकते हैं अगर इफ यू वांट, आप जो चाहे कर सकते हैं। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, बट बाकी सारे खाली रहेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए 1 1 9 10, फिर से 1 1 12, क्योंकि जब डिजेनरेसी हो तो पहले आप सिंगली फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गया बच्चा? 0, बाकी सब में 0। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 और 2? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। अब आप याद करो जरा केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ एक्सेप्शन कहा जाता था इसको, कि कार्बन C2 मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? C2 मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? तो ये भी देखो कहाँ है इलेक्ट्रॉन? पाई में, और ये भी पाई में। जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए आप, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, 2 2 4 2 6 2 8 8, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो 2 2 4, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर भी 2 आ जाएगा। तो देखो बॉन्ड तो 2 ही बनेगा, लेकिन दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है
जिसमें दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, और ये बात VBT हमें नहीं बता पाता, ये बात हमको कौन बताएगा, ये बात हमें MOT बताता है। ठीक है सर, अच्छी बात। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल, कि B2 मॉलिक्यूल में बोरन बोरन के बीच में कितना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बोरन का एक का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 बोरन एटम साथ में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। तो फिर से आप लिखेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि मिक्सिंग अच्छी हुई है तो सिग्मा सिग्मा में गैप दिखाना है। ऐसे याद रखते हैं कि पाई स्टार 2px के थोड़ा दूर पे बनाएंगे सिग्मा 2pz, आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, क्योंकि जैसे ही डिजेनरेसी आई सिंगली आपको फिल करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अच्छी बात। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, अब आपको समझ में आ गया होगा सर, जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को हम घटा ही लेते हैं तो ये चारों का तो कोई योगदान नहीं होगा। जब भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो भैया देखो 2 2 4 बॉन्डिंग में 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग में तो खत्म ही हो जाएगा। आपने बोला ठीक है, इसलिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कई बार जल्दबाजी में इन दोनों को खाली जोड़ लो, बॉन्डिंग में है तो 2 आंसर विल बी 1। आपने कहा सुंदर बात है सर, क्योंकि ये 4 बॉन्डिंग में और 4 एंटी बॉन्डिंग में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आपने कहा अच्छी बात। तो याद रखिएगा कि बोरन और बोरन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। कौन बता रहा है हमको ये सब बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने कहा अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा और आपको एक बात बस बता करके आज का लेक्चर खत्म करूंगा। MOT में कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, हो सकता है 3 भी लगे, बट 2 तो श्योर लगेंगे। आपने कहा सुंदर बात, मिटा रहा हूं मैं। चलिए कभी भी ट्रिक से नहीं पढ़ना, ट्रिक मैं बता दूंगा आपको जाते समय कि सर जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, बट ट्रिक्स आर नॉट यूजफुल व्हेन द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लेक्स। आपको SP मिक्सिंग का समझ होना जरूरी है कि कई बार SP मिक्सिंग होने के बाद भी हमको ये कहना पड़ेगा कि SP मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि उससे बॉन्ड ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर से ध्यान देते हैं एक बात को कि इफ द number of electrons, if the number of electrons in a molecule are greater than or equal to 8, अगर 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, देन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 4 बॉन्डिंग में और 4 स्टार में यानी एंटी बॉन्डिंग में, will not contribute in the bond order of the molecule, in the bond order of the molecule, hence थोड़ा सा hence they are not even counted and termed as KK dash। क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप। तो चलिए आपको एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला मॉलिक्यूल बताता हूं और फिर कहानी को खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको O2 दे दिया, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 7 है या 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है यानी कि 8 है, तो आपको एक बड़ा वाला ऑर्डर लेना पड़ेगा। क्या होगा ऑर्डर, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। आपने कहा पूरा लिख दिया सर, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं पड़ेगी। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 2 8 2 10, पता है, 2 12 2 14 1 15 1 16। बहुत ध्यान से देखिएगा, O2 के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हेंस पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ये बात VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। VBT के अनुसार देखें
तो इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा इट इज गेटिंग वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मींस O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो कि MOTM को कंफर्म करता है। आपने कहा अच्छी बात। अब देखिए यहाँ ये चारों जो हैं ये तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। यस सर, तो क्यों ना हम इनको शुरू से ही हम ऐसे लिखा करें के डैश, 4 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग, तो घट ही जाने हैं क्योंकि हाफ इंटू NB माइनस NA इज द फॉर्मूला। तो ये के डैश हो जाएगा। उसके बाद कहां से स्टार्ट होगा, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। आपने कहा ठीक है। अब जरा गौर से देखें कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो के डैश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हटा दिए। कितने बॉन्डिंग में है, तो स्टार के बिना कितने, देखो 2 2 4 2 6, तो आपने कहा 6, और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो देखिए 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2, आंसर इज 2 मेरे बच्चों। तो याद करिए VBT भी तो आंसर सही दे रहा था, VBT कि ऑक्सीजन के अंदर OO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। MOT भी तो यही कहता है, MOT भी तो यही कहता है। चलिए तो जल्दी से समराइज करते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों ने शुरू किया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज गिवन बाय F. Hund and R.S. Millikan. Why MOT? The answer is very clear. MOT was unable to explain the fractional bond order. Sorry, VBT was unable to explain the fractional bond order. पहला reason. Second reason, VBT does not give any idea about the color of the molecule. Third, VBT do not give any idea about the पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये सारी ही बातें कौन हमको बताता है, ये बताता है हमको MOT। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूनिसेंट्रिक इन नेचर, whereas molecular orbitals are polycentric in nature. VBT के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन MOT में कंप्लीटली न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, इसलिए VBT MOT से अलग है। MOT क्या है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन को लिखने का जो तरीका है इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील्ड होते हैं उसका तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। कल मैं जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आप पूरा मॉलिक्यूल एक साथ देख पाओगे, एंड देन यू विल फील कि व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट दिस टॉपिक एक्चुअली इज। ये टॉपिक वास्तव में क्या है ये कल पता चलेगा। दूसरी बात, मैंने बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन Z <7 या टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम, Z <7 और टोटल इलेक्ट्रॉन <14 के लिए हम एक ऑर्डर लिखते हैं, और ये ऑर्डर हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक्सपेरिमेंटली मिलता है। एक <14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखते हैं, और दोनों में एक ही अंतर है कि एक में sp मिक्सिंग अलाउड है इसलिए एनर्जी गैप ज्यादा है, दूसरे में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है इसलिए एनर्जी गैप कम है। कभी कभी इसलिए आपसे ऐसा पूछा जाता है कि sp मिक्सिंग किसमें अलाउड नहीं है, तो जिसमें sp मिक्सिंग होने का फर्क ही ना पड़े जिस मॉलिक्यूल में, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ये तो दोनों में ही आएंगे, जिनको हमने बाद में लास्टली हमने के डैश नाम दे दिया है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपने कहा सर अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियोस फिर से लगातार मिलती रहेंगी, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।